अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय हमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की इस सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। ये उन दिनों का वाक़या है जब सैलाब ने सरज़मीन पंजाब को तहोबाला करके रख दिया था और इस दौरान में ऐसे सनसनीखेज और इबरतनाक वाक़यात भी हुए कि जिनके ज़िक्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। वो साल भी इसी नौइयत के वाक़यात का मंजरनामा था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक चौंका देने वाली इत्तला मेरी मुंतज़िर थी। कांस्टेबल हक नवाज ने मेरे कमरे में आकर बताया कि खेतों में से एक जवान लड़की की लाश मिली है। किसके खेतों में? मैंने दरियाफ्त किया। कांस्टेबल ने जवाब दिया, हाजी मुबारक के खेतों में जनाब। मुबारक इसी इलाके का रिहायशी एक छोटा जमींदार था और इसकी ज़मीन दरिया के किनारे से लगी हुई थी। मैंने कांस्टेबल से पूछा, इस वाक़ये की इत्तला किसने दी है? सिराजुद्दीन लाश के बारे में इत्तला देने थाने आया था, कांस्टेबल ने बताया। वो भी इसी कस्बे में रहता है। वो सुबह खेतों में से गुजरकर दरिया की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो सैलाब ज़दा ज़मीन पर एक जवान लड़की को बेसुध पड़ा देखकर हैरान रह गया। अंदरूनी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मज़कूरा लड़की के करीब चला गया और जब इस पर यह इंकिशाफ हुआ कि वो लड़की ज़िंदगी की रौनक से खाली हो चुकी है, इसके बाद वो सीधा थाना चले आया था। कांस्टेबल हक नवाज ने एक ही सांस में लड़की की लाश और इत्तला कुनिंदा के बारे में तफसील बयान कर दी। तो मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, सिराजुद्दीन इस वक्त कहाँ है? वो तो चला गया जनाब, कांस्टेबल ने बताया। कमाल है, मैंने तेज़ नज़रों से कांस्टेबल को घूरा। मुझसे मिले बगैर वो कैसे चला गया? बात दरअसल ये है जनाब, कांस्टेबल वजाहत करते हुए बोला। सिराज की बीवी जचगी के अमल से गुजरने वाली है। वो दरिया के इस पार एक दाई के पास जा रहा था। खेतों में पड़ी लड़की की लाश को देखकर वो मजबूर हो गया कि पहले इस वाक़ये की थाने में इत्तला दे, इसके बाद दाई को बुलाने के लिए दरिया की दूसरी जानिब जाए। इसके जज्बे ने मुझे बेहद मुतासिर किया, लिहाजा मैंने इसे फ़ौरन जाने की इजाज़त दे दी। कांस्टेबल सांस दुरुस्त करने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, सिराजुद्दीन ने वादा किया है कि वो दाई को अपनी बीवी के पास छोड़कर दोबारा थाने आएगा। फिर हम उससे ज़रूरी पूछगछ कर सकते हैं। अभी क़यामत को आने में काफ़ी देर लगेगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क़यामत? उसने हैरत भरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने उसकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, हक नवाज, मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि जब तक इंसानियत से भरपूर कोई एक इंसान भी इस रूए ज़मीन पर बाकी है, क़यामत नहीं आ सकती। ये ठीक है कि अच्छे लोगों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, अभी इस दुनिया में ऐसे नेक दिल, हमदर्द और मेहरबान अफराद मौजूद हैं जिनके दम से इंसानियत का भरम कायम है, और सिराजुद्दीन भी इन्हीं में से एक है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, देखो, इस अल्लाह के बंदे की घरवाली बच्चे को जन्म देने वाली है। वो इस अमल को आसान और महफूज बनाने के लिए दरिया के उस पार से एक दाई को लेने जा रहा था, लेकिन इंसानी हमदर्दी और इखलाकी फ़र्ज़ ने उसे रोक लिया। पहले उसने थाने में इत्तला दी, फिर अपने मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ा। दूसरों के काम आना ही इंसानियत की मेराज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हक नवाज तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं सिराज को अच्छी तरह जानता हूँ, वो वाकई बड़ा बीबा बंदा है। मैंने पूछा, चौधरी फरीद कहाँ है? फरीद नामी ये कांस्टेबल मेरे थाने के अमले में शामिल था। इसका किसी चौधरी ख़ानदान से कभी कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं रहा था। इसके बावजूद भी इसके नाम के साथ चौधरी का लफ्ज़ जुड़ा हुआ था। बात दरअसल ये थी कि कांस्टेबल फरीद को हर काम हर मामले में पेश रहने का बहुत शौक़ था। वो खुद को लीडर समझता था। इसके इसी चौधराना स्टाइल ने उसे चौधरी फरीद मशहूर कर दिया था। मजाक मजाक में जोड़ा जाने वाला ये लफ्ज़ अब इसके नाम का हिस्सा बन चुका था। हक नवाज ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मलिक साहब, फरीद तो इमदादी पार्टी के साथ गया हुआ है। इस साल सैलाब ने जिस तूफ़ानी अंदाज में तबाहकारी मचाई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से हर इलाके के थाने को ये काम मौसूल हुए थे कि वो इमदादी पार्टियाँ तश्कील दें जो गिरदोनवा के इलाके का दौरा करेंगी और सैलाब ज़दगान की हर मुमकिना मदद और बहाली के लिए काम करेंगी। चुनांचे मैंने अपने थाने के अमले में से 3 अफराद की एक इमदादी पार्टी तरतीब दी थी।
جن کی قیادت کانسٹیبل چودھری فرید کے ذمے تھی۔ یہ لوگ علاقے کے افراد کے ساتھ مل کر فوری امدادی کاموں میں مصروف تھے، لہٰذا ان تینوں کا زیادہ تر وقت تھانے سے باہر ہی گزرتا تھا۔ فرید کے ساتھ دوسرے دو کانسٹیبل آفتاب اور منظور تھے۔ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں فرید کو اپنے ہمراہ جائے وقوع پر لے جاؤں گا، مگر اس کی عدم دستیابی کو دیکھتے ہوئے میں نے حق نواز کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے سے اسے آگاہ بھی کر دیا۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ ضروری تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہم جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے۔ حاجی مبارک کی زمین دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ ایسی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی بھی دریا میں طغیانی آ جائے اور اس کا پیمانہ چھلک جائے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اسی قطع اراضی ہی کو ہوتا ہے۔ یہ تو ایک آفاقی فارمولہ بھی ہے۔ سیلاب نے دریا کے اس کنارے کو بری طرح پچھاڑ ڈالا تھا جو ہمارے علاقے سے لگا ہوا تھا۔ حاجی مبارک کی اراضی چونکہ دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اس جوان لڑکی کی لاش اسی زیر آب زمین پر پڑی ملی تھی۔ چند منٹ کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ہم سے پہلے بھی چند افراد وہاں موجود تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ میں مذکورہ لاش کے قریب چلا گیا اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس بات کا یقین مجھے پہلی نظر ہی میں ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو الٹ پلٹ کر ضروری امور کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی موت واقع ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس نے گزشتہ شام یا رات کے ابتدائی حصے میں موت کو گلے لگایا ہو۔ اس کے بدن پر بظاہر ایسی کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی جسے اس کی موت کا سبب جانا جاتا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد اور لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے موقع پر موجود نصف درجن افراد سے باری باری اس مقتولہ لڑکی کے بارے میں سوال کیا۔ ان سب کا تعلق اسی گاؤں یعنی موضع چک جمال سے تھا۔ انہوں نے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک جیسا جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ مقتولہ بد نصیب چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی۔ یہ جواب خاصا فکر انگیز اور تشویشناک تھا۔ اگر وہ چک جمال سے تعلق نہیں رکھتی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ اسے کس نے موت کے حوالے کیا اور کیوں؟ یہ تمام وہ سوالات تھے جن کے جوابات مجھے تلاش کرنے تھے تاکہ اس اجنبی لڑکی کی پراسرار موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر بھی میرے محتاط اندازے کے مطابق 19-20 سال ہوگی۔ ایک خطرناک سوال میری سوچ کو خاصا منتشر اور بے چین کر رہا تھا۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ چک جمال کی رہنے والی نہیں تھی، ایک خاص قسم کی تشویش نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس بات کے امکانات بہت کم تھے کہ اس بد نصیب کی موت طبعی ہوئی ہوگی، اگرچہ اس کے بدن کے کھلے حصوں پر مجھے ایسے آثار دکھائی نہیں دیے تھے جس سے یہ اندازہ قائم کیا جاتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ ہاں، پوسٹ مارٹم سے حالات کی اصل صورتحال سامنے آ سکتی تھی۔ فی الوقت میں اس اجنبی لڑکی کی موت کے حوالے سے کوئی حتمی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے سے پہلے میں نے گاؤں سے مزید افراد کو جائے وقوع پر طلب کیا اور ان سے مقتول لڑکی کے بارے میں استفسار کیا۔ دراصل میں اپنے طور پر یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ لڑکی چک جمال کی رہنے والی نہیں۔ چک جمال میں بسنے والے متعدد معتبر افراد نے جب مجھے یقین دلایا کہ اس لڑکی کا ان کے گاؤں سے کوئی تعلق نہیں تو میں نے جلدی موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مذکورہ لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ جائے وقوع پر موجود افراد میں سے میں نے ضروری پوچھ گچھ کر لی تھی اور اس کوشش سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی کوئی ایسا اشارہ مل سکا جو اس لڑکی کی شناخت یا موت کے معاملے پر روشنی ڈال سکتا۔ حاجی مبارک بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی مجھے کسی اور علاقے کی لگتی ہے۔ ظاہر ہے حاجی صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جب وہ اس علاقے کی نہیں تو کسی دوسرے علاقے ہی کی ہوگی۔ وہ دریا کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی نگاہ کا مطلب سمجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ نکتہ بھی میرے ذہن میں ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں اسے ضرور چیک کروں گا۔ جی؟ وہ الجھن زدہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی مبہم بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، یہ آپ کی زمین کے ساتھ ساتھ جو دریا رواں دواں ہے نا،
اس نے اس سال کھڑی فصلوں کے علاوہ خالی کھیتوں کو بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں جہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہے۔ امڈ آنے والے سیلابی ریلوں نے تو قیامت ہی برپا کر دی ہے۔ آپ کی زمین بھی ایسے ہی متاثرہ قطعات اراضی میں شمار ہوتی ہے۔ سیلاب کا پانی اپنے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کو بہا کر لے آیا ہے۔ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ یہ اجنبی لڑکی بھی دریا میں بہتے ہوئے کہیں اور سے یہاں پہنچی ہو۔ لہٰذا میں نے سانس درست کرنے کے لیے توقف کیا اور پھر لمحاتی خاموشی کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں اس دریا کے ساتھ ساتھ بالائی جانب پائے جانے والے تمام گاؤں دیہات کو چیک کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ مصیبت کی ماری ہوئی کوئی لڑکی ہو، اس کا گھر خاندان سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہو اور اسی قیامت خیزی میں یہ بھی موت کے منہ میں جا گری ہو، پھر اس کی لاش دریا کے پانی کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچ گئی ہو اور یہاں سے دریا کا کنارہ ٹوٹا ہونے کے سبب وہ آپ کے کھیتوں میں نکل آئی ہو۔ آپ بہت ذہین پولیس آفیسر ہیں تھانے دار صاحب، حاجی مبارک نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے بڑے منطقی انداز میں موجودہ حالات کا تجزیہ کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس میں ذہین ہونے سے زیادہ موقع شناسی اور معاملہ فہمی کو دخل ہے۔ بہرحال یہ سب تو کرنا میری ڈیوٹی ہے اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں نا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ دریا مشرق سے مغرب کی سمت بہتے ہوئے ہمارے گاؤں چک جمال کے قریب سے گزرتا ہے۔ اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو پھر یہ بدقسمت لڑکی اوپر کے کسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ میری معلومات کے مطابق بالائی جانب لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر پہلا گاؤں کوٹلی مراد ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب سے پہلے اسی گاؤں کو چیک کرنا پسند فرمائیں گے۔ نہیں، میں نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی اور گہری سنجیدگی سے کہا، میں کوٹلی مراد سے پہلے کسی اور شے کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اور شے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، اور وہ شے ہے حاجی مبارک علی۔ کیا آپ مجھے چیک کریں گے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ حاجی صاحب، میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے پاس یہی زمین ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی اور قطع اراضی کے مالک ہیں آپ؟ حاجی مبارک علی میری معلومات کے مطابق ایک چھوٹا زمیندار تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے پاس کتنی زمین ہے۔ وہ اپنی حیرت اور الجھن کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، جناب، میرے پاس بس یہی 14 ایکڑ زمین ہے اور یہ ساری کی ساری زیر آب آ چکی ہے۔ میں نے دریا کی سمت انگلی اٹھا کر ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لہٰذا آج کل آپ کو خاصی فرصت ہوگی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کہہ تو بالکل درست رہے ہیں، وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، مگر یہ فرصت بڑی تکلیف دینے والی اور افسوسناک ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے آپ کے نقصان اور پریشانی کا بخوبی اندازہ ہے حاجی صاحب، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے لیے زمینداری کا کام نہیں نکلتا آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس طرح آپ کا دل بھی بہلا رہے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو میری یہ پیشکش منظور ہے؟ تو یہ آپ مجھے چیک کر رہے ہیں؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک سمجھے آپ۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ لیکن میں آپ کے ساتھ مل کر کیا کام کر سکتا ہوں؟ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے جن معاملات میں آپ کی خدمات کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دیا کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی، وہ قدرے جوش بھرے لہجے میں بولا۔ حاجی مبارک خاصا معقول اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کا معیار جو آج کل کے مقابلے میں بہت بلند ہوا کرتا تھا۔ جو بچہ میٹرک پاس کر لیتا تھا وہ بابو کہلاتا تھا، اور کیوں نہ ہو، اس زمانے کے میٹرک کو جتنا کچھ آتا تھا وہ قابلیت اور اہلیت آج کل ایم اے پاس لوگوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ حاجی مبارک کو فارغ دیکھ کر میں نے اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس علاقے اور گرد و نواح کے گاؤں دیہات وغیرہ کے تاریخ جغرافیے پر اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں سیلاب کی تباہ کاریوں نے کچھ اس نوعیت کے ہنگامی حالات پیدا کر دیے تھے کہ تھانے کا عملہ کم پڑنے لگا تھا۔ ایسے میں مفید لوگوں کا ساتھ خاصا کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے حاجی مبارک علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ دوپہر کے کھانے کے بعد تھانے آ جائیں۔ میں اس مقتولہ لڑکی کا اتا پتہ لگانے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں کھانے کے بعد تھانے میں حاضر ہو جاؤں گا۔
जाए वक़्वा की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने नामालूम लड़की की लाश पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी अस्पताल भिजवा दी थी, लिहाजा अब वहाँ मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं बचा था। इस बात ने सूरत हाल को काफ़ी हद तक उलझा कर रख दिया था कि मकतूला इस गांव से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, लिहाजा इसकी शनाख्त और मालूमात के लिए मुझे ज़्यादा सरगर्मी दिखाने की ज़रूरत थी। मैं कांस्टेबल हक नवाज के हमरा वापस थाने की जानिब चल पड़ा। हम थाने से अभी चंद गज दूर ही थे कि सामने से एक शख्स तेज़ कदमों से चलते हुए हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैं इस शख्स का सूरत आशना नहीं था, लिहाजा उलझन ज़दा नज़रों से उसे देखने लगा। हक नवाज ने मेरी उलझन को फ़ौरन दूर कर दिया। मलिक साहब, ये तो सिराजुद्दीन है। हक नवाज सरसराती हुई आवाज़ में बोला, बड़ी तेज़ी में आ रहा है। इतनी देर में सिराजुद्दीन हमारे करीब पहुंच गया। सिराजुद्दीन ने मेरी जानिब देखते हुए खुशी से कहा, थानेदार साहब, सोने अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई सिराजुद्दीन। मैंने खुलूस दिल से कहा, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, ये समझो कि अल्लाह ने बेटी की शक्ल में तुम पर अपनी रहमत निछावर कर दी है। हक नवाज ने भी बाप बनने पर उसे मुबारकबाद दी। सिराजुद्दीन शायद बेटी की विलादत पर इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश था कि ये इसके घर में पैदा होने वाला पहला बच्चा था। वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब, सुबह इधर पिपली वाला जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं थाने में नहीं रुक सका। मैं अभी इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ पूछना हो आप पूछ लें। मैंने पूछा, सिराजुद्दीन, क्या तुम्हें दाई हनीफा अपने घर में मिल गई थी? इस सवाल पर सिराजुद्दीन ने चौंक कर मुझे देखा और इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी, वो अपने घर ही में मौजूद थी। मैंने ये सवाल इसलिए किया था कि मेरी मालूमात के मुताबिक हनीफा बेहद मसरूफ़ दाई थी, इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। ताहम हालिया सैलाबी मामलात ने ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह उसके काम को भी बड़ी हद तक मुतासिर किया था। जब सिराजुद्दीन को वो बासानी घर पर मिल गई थी। बहरहाल इस मसरूफियत के दो बड़े सबब थे। नंबर 1, इस इलाके में और कोई ऐसी काबिल ज़िक्र दाई मौजूद नहीं थी। नंबर 2, वो अपने काम बल्कि फ़न में इस कदर माहिर थी कि लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे। मैंने वहीं खड़े खड़े 10 मिनट तक सिराजुद्दीन से पूछगछ की। इसने मेरे सवालात के जवाब सादा दिए और वो तमाम जवाबात मेरे किसी काम के भी नहीं थे। चक जमाल के दीगर अफराद की तरह वो भी नामालूम नौजवान लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने आज सुबह ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसको बल्कि उसकी लाश को देखा था। मैंने इससे पूछगछ के इख्तिताम पर मैंने वहीं खड़े खड़े 10 मिनट तक सिराजुद्दीन से पूछगछ की। उसने मेरे तमाम सवालात के माकूल और सादा जवाब दिए और वो तमाम जवाबात मेरे किसी काम के नहीं थे। चक जमाल के दीगर अफराद की तरह वो भी नामालूम नौजवान मुतवफ़्फ़ी लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने आज सुबह ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसको बल्कि उसकी लाश को देखा था। मैंने इस पूछगछ के इख्तिताम पर उसे हिदायत की कि अगर मुतवफ़्फ़ी लड़की के हवाले से उसे कोई छोटी से छोटी बात भी पता चले तो वो फ़ौरन थाने में आकर मुझे इत्तला दे। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मिनोन मेरी हिदायत पर अमल करेगा। मैंने कदरे तहकमाना अंदाज में कहा, और जब थाने की तरफ चक्कर लगे तो खाली हाथ नहीं आना। जी जी, वो बड़ी तेज़ी से सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला, आप फिक्र न करें जनाब, आपकी मिठाई तो मैं सबसे पहले पहुंचाऊंगा। भाई सिराजुद्दीन, तुम तो बहुत होशियार आदमी हो। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरे मिठाई वाले इशारे को तुमने फ़ौरन समझ लिया। बस जनाब, बच्ची की इतनी खुशी है कि दिल चाहता है पूरे चक जमाल के लोगों को मिठाई खिलाऊं। वो जज्बात से मखलूब लहजे में बोला। मैंने तहे दिल से कहा, अल्लाह तुम्हारी बच्ची का नसीब अच्छा करे। फिर हम सिराजुद्दीन से अलग होकर थाने की तरफ कदम उठाने लगे और वो अपने घर की सिमत बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल हक नवाज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, मैं आपकी बात का कायल हो गया हूँ। कौन सी बात भई? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही जनाब कि क़यामत को आने में अभी बहुत वक्त लगेगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन किस वजह से तुम कायल हुए हो ये तो बताओ। सिराजुद्दीन के घर में बच्ची पैदा हुई है, वो वजाहत करते हुए गहरी संजीदगी से बोला। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है कि क़यामत से कुछ अरसे पहले बच्चों की पैदाइश का अमल रुक जाएगा और जिस वक्त क़यामत बर्पा होगी रूए ज़मीन पर कोई भी मासूम छोटा बच्चा मौजूद नहीं होगा। हम इसी मौजू पर बात करते हुए थाने पहुंच गए। इस साल वक्त से पहले बारिशें शुरू हो गई थीं और मामूल से बढ़कर हुई थीं।
موسم برسات کا آغاز عموماً ساون کی آمد کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جو جولائی کے وسط میں شروع ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ سال کے آخری دنوں ہی میں برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا، جو کہ اب تک ساون کے اختتام پر بھی جاری تھا۔ اسی بارش نے دریا کے سینے کو بھر کر امڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جو سیلاب کی صورت اختیار کر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک من مانیاں کرتا پھر رہا تھا۔ ہزاروں گھر اور کھیت کھلیان زیر آب آ گئے تھے۔ بعض علاقوں میں کھڑی فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اگر اس سال کی سیلابی تباہ کاریوں کو رقم کیا جاتا تو ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ضخیم کتاب مرتب کی جا سکتی تھی۔ حاجی مبارک علی کے کھیتوں میں جو نامعلوم لڑکی کی لاش ملی تھی، وہ بھی اسی خرابے کا کارنامہ تھا۔ اس روز حسب پروگرام حاجی مبارک علی دوپہر کے کھانے کے بعد مجھ سے ملنے تھانے پہنچ گیا، لیکن ہم بالائی جانب واقع کوٹلی مراد نہ جا سکے، اور اس کا سبب اچانک شروع ہو جانے والی بارش تھی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر جب ہم تھانے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ بارش نے ہماری راہ کھوٹی کر دی۔ ہم اس کے رکنے کا انتظار کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے طوفانی ڈھنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمیں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چک جمال سے کوٹلی مراد کی سمت بڑھنا تھا، اور 3 میل کا یہ فاصلہ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر طے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس جھاجھوں برستی بارش نے کچے راستے کو اتنا مخدوش اور پھسلن زدہ بنا دیا تھا کہ اس پر سفر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ جیسے جیسے بارش رکنے کے لیے ہمارا انتظار طویل ہو رہا تھا، ویسے ہی بارش کی تندی اور تیزی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر مغرب کے وقت ہم نے ہار مان لی اور اس پروگرام کو آئندہ روز کے لیے اٹھا دیا۔ حاجی مبارک واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دوسری صبح مطلع صاف اور شفاف تھا۔ آسمان پر دور دور تک بادل کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گزشتہ روز دوپہر کے بعد برسات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ کم و بیش نصف شب جا کر تھما تھا۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حاجی مبارک علی بھی آ گیا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، اس سے پہلے کہ دوبارہ بارش شروع ہو جائے، ہمیں کوٹلی مراد روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اگرچہ اس وقت دور دور تک بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن ساون کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ تو ویسے بھی ساون کا اختتام چل رہا ہے۔ اپنی رخصت کے وقت تو یہ اور بھی شدید اور غضبناک ہو جاتا ہے۔ میں نے حوالدار حکمت یار کو اپنے پاس بلا کر چند ہدایات دیں تاکہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ کانسٹیبل چودھری فرید اپنی امدادی پارٹی کے ہمراہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے تھانے میں ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل سر نہیں اٹھائے گی۔ ہم سائیکلوں پر سوار ہو کر کوٹلی مراد کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک لحاظ سے یہ میرا ایک غیر روایتی سا دورہ تھا، کیونکہ اس محکمہ جاتی کارروائی میں میرے عملے کے کسی فرد کے بجائے علاقے کا کوئی شخص میری فرمائش پر حصہ لینے جا رہا تھا۔ میں پیچھے اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں۔ بارش اگرچہ رک گئی تھی، بلکہ اسے تھمے ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کچے راستے کی خطرناکی اور تباہ کاریاں ابھی باقی تھیں، لہٰذا ہمیں بہت سنبھل سنبھل کر سائیکل چلانی پڑ رہی تھی۔ کوٹلی مراد اور چک جمال میں لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی۔ اگر حالات سازگار ہوتے تو یہ فاصلہ بڑی آسانی سے آدھے پون گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ حالات چونکہ موافق اور سازگار نہیں تھے، اس لیے ہمیں چک جمال سے کوٹلی مراد پہنچنے میں کم و بیش 2.5 گھنٹہ کا وقت لگا۔ کوٹلی مراد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں بھی دریا کے کنارے پر واقع تھا۔ چودھری قادر بخش اس گاؤں کی بااثر شخصیت تھا۔ پورے گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ وہاں رہنے والے اسے اپنا آقا، اپنا بادشاہ سمجھتے تھے۔ میں نے چودھری کی حویلی جانے کا فیصلہ کیا کہ وہاں سے مفید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نامعلوم متوفی لڑکی کا سراغ لگانا اور اس کی کوشش کرنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا اور پریشانی الگ سے اٹھانی پڑتی۔ چودھری قادر بخش اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ اس کے نمک خواروں نے فوراً مجھے اور حاجی مبارک کو ایک سجی سجائی بیٹھک میں پہنچا دیا۔ میں اس بیٹھک کی آرائش و زیبائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے حکمران کی بیٹھک ایسی مزین اور شاندار ہو سکتی ہے، یہ میرے تصور میں نہیں تھا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔
اللہ نے अगर किसी शख्स को बेतहाशा दौलत के साथ ज़ौक़ जमाल और शौक़ आराइश भी दे रखा हो तो फिर खूबसूरती और दिलकशी के ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। थोड़ी ही देर के बाद चौधरी कादिर बख्श बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद था। चौधरी से ये मेरी पहली मुलाकात थी। अलबत्ता हाजी मुबारक पहले भी कई बार चौधरी से शर्फ मुलाकात हासिल कर चुका था, लिहाजा हाजी पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों में शनासाई की मखसूस चमक उभर आई। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था और मुझे यकीन था हमारी आमद की इतला देने वाले ने चौधरी को ज़रूर बताया होगा कि इस इलाके का थानेदार इससे मिलने आया है। कोटली मुराद नामी वो गांव मेरे थाने की हुदूद ही में आता था। चौधरी कादिर बख्श ने बड़े इत्तफाक से हमारा इस्तकबाल किया। रस्मी अलैक सलैक के बाद उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब देखें ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं सोचता ही रहा और आपने पहल कर दी। मैंने मजाक के रंग में कहा, चौधरी साहब इसीलिए सियानों ने कहा है सोची पिया ते बंदा गया, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा सोच विचार की वो गया काम से। आपको इस थाने का चार्ज संभाले हुए 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन हमारी मुलाकात आज हो रही है। चौधरी ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैंने कई मरतबा प्रोग्राम बनाया कि सलाम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला टलता रहा। ये अच्छा हुआ कि आप खुद ही तशरीफ़ ले आए। चलो आपसे मुलाकात तो हो गई। चौधरी साहब शायद हमारी किस्मत में इत्तेफाकिया मुलाकात ही लिखी थी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अंधोनाक वाक़े की तफ्तीश ने मुझे चक जमाल से यहाँ आने पर आपके पास मजबूर कर दिया है। अगर नामालूम लड़की की लाश चक जमाल के खेतों में पड़ी नहीं मिलती तो हो सकता है हमारी पहली मुलाकात में कुछ और ताख़ीर हो जाती। लाश, नामालूम लड़की। चौधरी कादिर बख्श के चेहरे पर उलझन के तासुरात नमूदार हुए। उसने चौंकते हुए मुझसे सवाल किया, क्या किसी लड़की का कत्ल शतल हो गया है? अभी इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, कत्ल, खुदकुशी, हादसाती मौत कुछ भी हो सकता है। लड़की की शनाख्त का मसला हल हो जाए तो फिर इस सिलसिले में तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने में आसानी पैदा हो जाएगी। मैंने कल ही इस नामालूम मुतवफ़ी लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। मैं लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी को बताया, इस बात का मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है कि वो लड़की चक जमाल की रहने वाली नहीं थी। इसकी लाश हाजी साहब के खेतों में पड़ी हुई मिली है। मैंने अपने करीब बैठे हुए हाजी मुबारक की तरफ इशारा किया और कहा, इनकी ज़मीन दरिया के किनारे से लगी हुई है और वहाँ से दरिया का किनारा भी टूटा हुआ है। अगलब इम्कान इस बात का है कि वो लाश दरिया के पानी में बहते हुए हाजी साहब के खेतों तक पहुँची है। चक जमाल से दरिया की आमद की रुख पर सफ़र किया जाए तो 3 मील के फासले पर आपका गांव कोटली मुराद पड़ता है। इसीलिए मैंने अपनी तफ्तीश का आगाज़ आपके गांव से किया है। अगर वो लड़की यहाँ की रिहायशी भी साबित ना हुई तो फिर मैं उसका सुराग लगाने के लिए ज़रा और ऊपर जाऊँगा। मैं एक मरतबा फिर रुका और एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि मैं तो कल दोपहर ही में आपकी तरफ आने का इरादा रखता था, लेकिन मूसलाधार बारिश ने कोई पेश न चलने दी। मजबूरन इसके सामने मुझे हथियार फेंकने पड़े और आज इधर का रुख किया है। अब तो आप मेरी आमद की गर्ज़ व गायत को बखूबी समझ गए होंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो बदनसीब लड़की कौन हो सकती है? चौधरी ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, यही जानने के लिए तो मैं चक जमाल से यहाँ आया हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अब तलाश और शनाख्त के सिलसिले में आप ही मेरी मदद करेंगे। वो एक मरतबा फिर गहरी सोच में डूब गया। चौधरी कादिर बख्श की उम्र 60 के करीब होगी, लेकिन वो अपनी सेहत और रख रखाव से 45 से ज़्यादा का नज़र नहीं आता था। इसे इन लोगों में शुमार किया जा सकता था जो खुद को बहुत संभाल कर रखना जानते हैं। वाक़ियतन आज ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैं इससे कबल चौधरी कादिर बख्श से कभी नहीं मिला था, लेकिन इसके बावजूद मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैंने पहले कहीं इसे देखा है। इसके चेहरे के खालो खत शनासा नज़र आते थे। बावजूद कोशिश के भी मैं ये बात न याद कर सका कि पहले मैंने इसे कब और कहाँ देखा होगा। मिलती जुलती शक्लों के लोग इस दुनिया में पाए तो जाते हैं। यह हो सकता था कि मैंने चौधरी की मुशाबहत रखने वाले किसी शख्स को कहीं देखा हो।
चौधरी चंद्रमात की खामोशी के बाद गंभीर लहजे में बोला, मलिक साहब आप बेफिक्र हो जाएं, मैं पता करता हूँ कि कोठी मुराद में बसने वाली कोई लड़की घर से गायब तो नहीं। आपको जिस बदनसीब लड़की की लाश मिली है, इसका ताल्लुक अगर मेरे गांव से है तो अभी मालूम हो जाएगा। वैसे अगर ऐसा कोई वाकया यहाँ पेश आया होता तो मुझे फौरन उसकी खबर हो जाती। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप लोग इत्मीनान से यहाँ बैठे, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहते हुए वो बैठक से निकल गया। हाजी मुबारक अली ने कहा, मलिक साहब, मुझे यकीन है कि वो अपने बंदों को हिदायत देने गया है ताकि वो इस बात का पता लगाएं कि जो लड़की मुर्दा हालत में हमें मिली है, इसका ताल्लुक कोटली मुराद से है या नहीं। अगर वो यही सब करने गया है तो मेरी नज़र में इससे बड़ा नेकी का और कोई काम नहीं हो सकता। मैंने हाजी मुबारक की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये चौधरी कादिर बख्श खासा माकूल इंसान लगता है। इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है हाजी साहब? आपकी तो चौधरी कादिर बख्श से ये पहली मुलाकात है। वो एक मायनाखेज नज़र से मुझे देखकर गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, लेकिन मैं इसके माजी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैंने चौंक कर हाजी मुबारक की तरफ देखा और पूछा, आपकी ये बात के अंदाज से लगता है कि चौधरी के माजी में कोई पुरस्कार कहानी छुपी हुई है। हाँ, ऐसी ही बात है। उसने उस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, इस ऐसी ही बात की तफसीलात क्या हैं? हाजी मुबारक ने चंद लम्हात तक गहरी खामोश नज़रों से मुझे देखा, फिर एक बोझल सांस छोड़ते हुए चौधरी कादिर बख्श के बारे में बताने लगा। मलिक साहब, कहते हैं कि जवानी दीवानी होती है, बंदा दीवाना होकर रह जाता है। चौधरी कादिर बख्श पर भी कभी जवानी आई थी और ये कुछ ज़्यादा ही दीवाना हो गया था। इसकी आंखों पर जवानी और ताकत के नशे ने ऐसे पट्टी बांधी कि ये बुरे भले की तमीज़ खो बैठा। इसकी मज़मूम सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गईं। इस ज़माने में बड़े चौधरी साहब रहीम बख्श जिंदा थे। अल्लाह बख्शे, उन्होंने बेटे को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता था। फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि चौधरी कादिर बख्श की दुनिया ही बदल गई। ये नामाकूल से मर्द माकूल बन गया। हाजी मुबारक अली की वजाहत खासी दिलचस्प और सनसनीखेज थी। वो सांस लेने के लिए रुका तो मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछ लिया, ऐसा कौन सा वाक़या पेश आ गया था हाजी साहब? वो खंकार कर गला साफ करते हुए बोला, बड़े चौधरी साहब की ज़िंदगी में एक दरवेश बुजुर्ग कभी कभी कोठी मुराद का चक्कर लगाया करते थे और चौधरी रहीम बख्श से भी उनकी मुलाकात होती थी। कोई नहीं जानता था कि वो बुजुर्ग कौन हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। यहाँ तक कि किसी को इनका असल नाम भी मालूम नहीं था। हर छोटा बड़ा इन्हें साईं जी कहकर पुकारता था। वो किसी से कुछ नहीं लेते थे, जिससे सामना होता बस उसके लिए दुआ कर देते। हाँ, साईं जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी और वो ये कि वो जिस शख्स के बारे में जो भी कहते थे वो बिलाखिर पूरा होकर रहता था। एक रोज़ चौधरी रहीम बख्श से साईं जी ने गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, कुदरत का कानून बड़ा अजीब है। इस दुनिया में ज़िंदगी का हर रंग, हर ढंग और हर अंदाज देखने को मिलता है। कहीं वली के घर में शैतान पैदा होता है और कहीं शैतान के घर में वली। इसके निज़ाम को समझना मुमकिन नहीं है। चौधरी रहीम बख्श साईं जी के इशारे को समझ गया। साईं जी ने इसके बेटे कादिर बख्श की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की थी, जो मिजाज, आदात और किरदार में अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। चौधरी रहीम बख्श ने धीमे लहजे में कहा, एक इंसान किसी दूसरे इंसान को समझा ही सकता है, सो इस सिलसिले में मैंने पूरी कोशिश की है और गाए बगाहे करता रहता हूँ। इसके साथ ही ये दुआ भी करता रहता हूँ कि अल्लाह इसे हिदायत दे। अल्लाह हिदायत ज़रूर देता है, लेकिन इस काम के लिए भी उसका अपना एक ख़ास तरीका है। साईं जी ने मायनाखेज अंदाज में कहा, सब ठीक हो जाएगा। साईं जी, चौधरी रहीम बख्श ने बड़ी आजिज़ी से कहा, आप जानते हैं, औलाद जब तक बच्चा होती है, वालिदैन इन्हें राह रास्त पर लाने के लिए हर हरबा बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि अगर ज़रूरत पेश आए तो इन्हें मारा पीटा भी जा सकता है। लेकिन जब यही औलाद जवान और ताकतवर हो जाती है तो वालिदैन एक लिहाज से इनके सामने बेबस और मजबूर होकर रह जाते हैं। वालिदैन मजबूर हो सकते हैं, लेकिन कुदरत नहीं। साईं जी ने अटल अंदाज में कहा, साईं जी, कादिर बख्श के लिए आप ही दुआ करें। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। साईं जी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। चौधरी रहीम बख्श ने तहे दिल से कहा और फिर वाकई सब कुछ ठीक हो गया।
हाजी मुबारक के आखिरी जुमले ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं पूछे बिना न रह सका, सब कुछ कैसे ठीक हो गया हाजी साहब? उसने एक बोझल सांस खारिज की और गहरी संजीदगी से बोला, दरवेश की पेशगोई के मुताबिक चंद रोज बाद चौधरी कादिर बख्श बीमार पड़ गया। बज़ाहिर उसे बुखार चढ़ा और हर गुजरते दिन के साथ वह कमजोर होता चला गया। डॉक्टरों हकीमों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म का बुखार है जो किसी दवा दारू से टूटने का नाम ही नहीं लेता। हर जतन हर टोटका आजमाया गया, लेकिन इत्मीनान बख्श नताइज बरामद न हो सके। डॉक्टरों और हकीमों के इलाज के साथ साथ दुआ, मदद और पढ़ना पढ़ाना भी जारी था। खुसूसन कादिर बख्श के बीवी बच्चे इसकी बीमारी से बेहद परेशान थे। इसका बड़ा बेटा नादिर बख्श बाप की हालत देखता तो इसका दिल कटने लगता था जैसे कादिर बख्श हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। इसके बदन पर पकोले शख्स है, गोश्त की एक बोटी नजर नहीं आती है। ये सब चल ही रहा था कि एक रोज कादिर बख्श का बुखार उतर गया। हाजी मुबारक चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ। 2-3 गहरी सांसें लेकर उसने अपने तनफ्फुस को हमवार किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, डॉक्टरों का दावा था कि इनके इलाज से छोटे चौधरी का बुखार उतरा है। दूसरी जानिब हकीमों का कहना था कि इनकी माजूनों ने कमाल दिखाया है। बहरहाल चौधरी कादिर बख्श का बुखार खत्म हुआ और वो बड़ी तेजी से रूबा सेहत होने लगा। हैरत अंगेज तौर पर महीने 1.5 महीने में वो पहली वाली सेहत हासिल करने में कामयाब हो गया और इसी वक्त एक खौफनाक इंकिशाफ हुआ। हाजी मुबारक ने लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए बोला, चौधरी की जिस्मानी और जहनी सेहत तो बहाल हो गई, लेकिन उसका मान और गुरूर खाक में मिलकर रह गया। वो अपनी जिस ताकत के बलबूते पर गैर निसाबी सरगर्मियां जारी रखे हुए था, वो इसके वजूद में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिल रही थी। यूं महसूस हुआ जैसे इसकी उमंग और तरंग का फ्यूज उड़ गया हो, जैसे लाइट चले जाने से गहरी तारीकी छा गई हो। चौधरी के वजूद में फैले हुए सन्नाटे और तारीकी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को नजरअंदाज कर सिर्फ हकीमों की खिदमत हासिल की गईं, लेकिन उनके सारे तजर्बे महरूम हो गए। वो शाख हरी भरी न हो सकी जिस पर कभी बुलबुल चहका करता था। साईं जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई अल्लाह का हिदायत देने का अपना एक मखसूस अंदाज है। वो किसी एक शख्स को हिदायत फरमाकर उस जैसे बहुत सौ के लिए दर से इबरत का बंदोबस्त कर दिया करता है। हाजी मुबारक ने यहाँ तक बताने के बाद थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, वो दिन और आज का दिन हाजी कादिर बख्श अपनी महरूमी के साथ जिंदा है और देखने में यही आया है कि हर गुजरते दिन के साथ उसकी माकूलियत में इजाफा ही हो रहा है। आपको सुधरे हुए कादिर बख्श को देखने का इत्तेफाक हुआ है। चौधरी रहीम बख्श का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका है। अब कादिर बख्श ही कोटली मुराद का बड़ा चौधरी है। इसका बड़ा बेटा नादिर बख्श छोटा चौधरी कहलाता है और सुनने में आया कि नादिर बख्श अपने बाप की तारीख को दोहराने की कोशिश कर रहा है। रब खैर करे मलिक साहब। रब तो हमेशा खैर ही करता है हाजी साहब। मैंने उसकी बात सुनने के बाद कहा, यह बंदा ही बड़ा जालिम है जो दूसरों पर जुल्म करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता और खुद पर भी जुल्म करने से नहीं चूकता। हाजी मुबारक अली ने गंभीर लहजे में कहा, अल्लाह चौधरी नादिर अली को हिदायत दे। मैंने कदरे तलखी से कहा, अगर छोटे चौधरी ने अपनी रविश जारी रखी तो अल्लाह उसको भी कोई इबरतनाक हिदायत ही देगा। पता नहीं इंसान की अकल कहाँ घास चरने चली जाती है। बाप का हसरतनाक अंजाम उसके सामने है, इसके बावजूद भी वो होश के नाखून नहीं ले रहा। वैसे एक बात है हाजी साहब। मैंने रुककर मुबारक अली की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, कौन सी बात मलिक साहब? हाजी साहब, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप रहायशी तो चक जमाल के हैं, लेकिन कोटली मुराद के चौधरियों की हिस्ट्री आपको ज़बानी याद है। वो खिसियाट भरे अंदाज में बोला, वो जी, बात दरअसल ये है कि जब हिस्ट्री दिलचस्प और मसालेदार हो तो उसे याद रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो खुद ब खुद अजबर हो जाती है। चौधरी कादिर बख्श का मामला भी कुछ इसी नौयत का है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं हाजी साहब। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर चौधरी कादिर बख्श बैठक में दाखिल हुआ। इसके अकब में 2 मुलाजिम सूरत अफराद भी नजर आ रहे थे, जिनमें से एक ने ढकी हुई खासी बड़ी ट्रे उठा रखी थी। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि कपड़े से ढकी मज़कूरा ट्रे में खातिरदारी के लवाजमात होंगे। मैं दिलचस्प नज़रों से चौधरी कादिर बख्श और उसके मुलाजमीन की कार्रवाई का जायजा लेने लगा। एक मुलाजिम ने
कोने में पड़ी हुई बड़ी सी चौबी मेज उठाकर हमारे सामने सजा दी। दूसरे ने अपने हाथों से उठाई हुई ट्रे को मस्कुरा मेज पर रख दिया। फिर वो दोनों सवालिया नजरों से अपने आका को देखने लगे। चौधरी ने निगाह ही निगाह में उन्हें वहां से जाने का इशारा कर दिया। जब वो वहां से चले गए तो चौधरी कादिर बख्श ने ट्रे से कपड़ा हटाया और बोला, मलिक साहब बिस्मिल्लाह करें। मैंने ट्रे में मौजूद लिबास-मात का तनकीदी जायजा लिया। एक बड़ी सी प्लेट के अंदर कटे हुए आम रखे थे, जिनकी खुशबू ही से अंदाजा हो जाता था कि वो आमों की किस नस्ल और किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आमों की एक बड़ी मिकदार के अलावा एक कटोरे में पकी हुई जामुनें भरी हुई थीं। तीसरा आइटम कच्ची नमकीन लस्सी से भरा हुआ एक जग था। जग के साथ 2 किंग साइज पीतल के गिलास भी रखे हुए थे। मौसम की मुनासबत से ये एक खूबसूरत रिसेप्शन था। मैंने जायजा मुकम्मल करने के बाद चौधरी कादिर बख्श की तरफ देखा और कहा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी चौधरी साहब? आप भी कमाल करते हैं मलिक साहब। वो दोस्ताना अंदाज में बोला, आप पहली मर्तबा मेरे करीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप कुछ खाए पिए बगैर यहाँ से चले जाएं? ये तो इब्तिदाई तवाज़ो है। आप बिस्मिल्लाह करें। मैंने दोपहर के खाने के लिए भी खुसूसी एहकामात दे दिए हैं। आज आप मेरे मेहमान हैं। चौधरी साहब, मैंने जल्दी से कहा, मेहमान नवाजी के लिए आपको और भी मौके मिलते रहेंगे। शायद भूल रहे हैं आप कि मैं यहाँ आपके पास एक बहुत ज़रूरी और हंगामी नौयत के काम से आया हूँ। मैं आपके जाने के बाद यही समझ रहा था कि आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं मलिक साहब। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, मैं आपकी आमद के मकसद को बिल्कुल नहीं भूला हूँ। मैंने अपने बंदों को काम पर लगा दिया है। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कोठी मुराद की कोई जवान लड़की अपने घर से गायब है या नहीं। आप खैर से बिस्मिल्लाह करें जनाब। और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। कुदरत का हर निज़ाम बड़ा ही मुकम्मल और जामे है। वो मौसम और जोग्राफियाई हालात के मुताबिक फल और सब्जियां पैदा करती है। मौसम गर्मा में हिद्दत और हरारत के तोड़ के लिए तमाम सब्जियां और फल गर्म तासीर वाले पैदा होते हैं। इसी तरह मौसम सरमा में पैदा होने वाली सब्जियां और फल ठंडी तासीर के होते हैं। लोहा लोहे को काटता है के उसूल के मुताबिक ये सब्जियां और फल इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। जिस तरह कुदरत एक दूसरे का तोड़ पैदा करती है, वैसे ही मेल भी पैदा करती है। अगर गर्मियों के मौसम में मलेरिया फैलाने के लिए मच्छर नमूदार होता है, तो इससे पहले ही मिठा मार्केट में आ जाता है। बाकायदगी से मिठे चूसने वालों को मलेरिया होता है और न ही टाइफाइड। हैजा फैलाने वाली मक्खी का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीमू और प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। आम के जोश, हिद्दत और तुंदी को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ साथ जामन भी आ जाती है, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि इनमें से एक वक्त में सिर्फ एक तोड़ का इस्तेमाल किया जाए। यह आम मेरे ज़ाती बागात की सौगात हैं, चौधरी कादिर बख्श ने फ़ख्रिया लहजे में बताया। दशहरी आम मुझे बेहद पसंद हैं। वो क्या कहते हैं जनाब कि दाने दाने पर मोहर लगी होती है। आमों का मौसम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। आपका नसीब खींच कर ले आया है। लिहाजा उसने मायनेखेज़ अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर बोला, लिहाजा किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ नहीं चलेगा मलिक साहब। हमने खूब सैर होकर आम खाए। हमने आमों से इंसाफ करने के तमाम तर तकाजे निभा दिए थे। इस दावत आम से फारिग हुए ही थे कि पता चला चौधरी कादिर बख्श ने जिन बंदों को काम से दौड़ाया था वो वापस आ गए हैं और अपने साथ एक बूढ़ी औरत को भी पकड़ कर लाए हैं। इतलात लेकर आने वाले शख्स का नाम मेराजदीन उर्फ माजू था। माजू? किस माई को पकड़ लाए हो? चौधरी ने इतला को निंदा से पूछा। चौधरी साहब, वो अल्लाह रखी है ना, खुशी अंधे की बीवी। माजू ने बाअदब बामुलाहिजा होकर चौधरी को बताया, खुशियाँ तो कहीं आने जाने के काबिल नहीं। हम अल्लाह रखी को हवेली में ले आए हैं। इसकी बेटी छीमो के बारे में पता चला कि वो 2 दिन से गायब है। हो सकता है कि वो लड़की छीमो ही हो जिसकी लाश उधर चकजमाल के खेतों में पड़ी मिली है। चौधरी कादिर बख्श ने अपने बंदों को रवाना करने से पहले इस मामले के हवाले से काफ़ी तफसील से बता दिया था। उसने तहकमाना अंदाज में माचू से कहा, अल्लाह रखी को इधर लेकर आओ। फिर वो हमारी जानिब देखते हुए उलझनज़दा अंदाज में बुड़बुड़ाया, अगर अल्लाह रखी की बेटी छीमो 2 दिन से गायब है तो इसने इस बात को छुपा कर क्यों रखा है? मैंने महसूस किया कि अल्लाह रखी और छीमो का जिक्र सुनकर चौधरी कादिर बख्श कुछ परेशान सा हो गया था।
ताहम मैं ये अंदाज़ा लगाने से कासिर रहा कि इसकी परेशानी का सबब और नौइयत क्या है। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि वो चूँकि कोट्टी मुराद का चौधरी है, इसलिए इसके गांव की एक लड़की की गुमशुदगी ने इसे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह रखी बैठक में दाखिल हुई और मैं चौधरी के इशारे पर एक तरफ जाकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि वो बड़ी चुप चुप और उदास सी थी। मैंने गहरी नज़रों से अल्लाह रखी का जायज़ा लिया। वो कहीं से भी मुझे बूढ़ी माई नजर न आई। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 40 और 45 के दरमियान रही होगी। ताहम उदासी और गमज़दगी की कैफियत ने उसकी उम्र में 5-6 साल का इजाफा ज़रूर कर दिया था। मुझे ये समझने में भी कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो जवानी में बड़ी हसीन और दिलकश रही होगी। अल्लाह रखी से इब्तिदाई पूछकर चौधरी कादिर बख्श ने ही की। चीमो 2 दिन से गायब है और तुम मुंह में गुनगुनियाँ डाले बैठी हुई हो अल्लाह रखी। वो नजरें झुकाए गहरी संजीदगी से बोली, चौधरी साहब मुझे क्या पता कि वो अचानक कहाँ गायब हो जाएगी। वो तो अभी अभी माजून है। वो बोलते बोलते रुक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? चौधरी ने कतरे सख्त लहजे में कहा। क्या चीमो पिछले 2 दिन से घर में नहीं थी? मुझे बाद में मालूम हुआ कि चीमो का असल नाम शमीम बीबी था। अल्लाह रखी ने बदस्तूर निगाह झुकाए हुए जवाब दिया, चौधरी साहब आप तो जानते हैं इस साल सैलाब ने क्या तबाही मचाई है। हमारे घर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 2 कमरों की तो दीवारें ही बैठ गई हैं। सहन में भी पानी भरा हुआ है। सिर्फ एक कमरा सलामत बचा है जिसमें हम मियाँ बीवी ने डेरा जमाया हुआ है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुकी, फिर अपनी बिपता को आगे बढ़ाते हुए बताने लगी। 2 दिन पहले सखी हमारे घर आया था। पता चला कि सखी अल्लाह रखी के देवर का नाम था। उसने हमारे घर की हालत देखी तो कहने लगा, तुम सब लोग हमारे घर चलो। सखी का घर कदरे बुलंदी पर वाक़ है और सैलाब के रेलों ने इसे बहुत कम नुकसान पहुंचाया है। मैं और चीमो तो तैयार थी लेकिन खुशियाँ अड़ गया। कहने लगा, ये वक्ती परेशानी है, कुछ दिनों के बाद दूर हो जाएगी। चौधरी साहब आपको तो पता है दोनों भाइयों में ज़्यादा नहीं बनती। वो एक बार फिर रुकी और एक गहरी सांस खारिज की और बोली, जब खुशियाँ ने सखी के घर जाने से साफ इनकार कर दिया तो वो जिद करके चीमो को अपने साथ ले गया। सखी की 2 बेटियां रिजवाना और सुल्ताना चीमो की उम्र ही की हैं और इनके साथ चीमो की अच्छी बनती है। मैंने ये सोचकर उसे जाने की इजाज़त दे दी कि चलो 2-3 दिन वो इनके पास गुजारेगी। मैं तो अब तक यही समझ रही थी कि चीमो अपने चाचा के घर में है। ये बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। ये तो जब मांजू ने बताया कि इधर चक जमाल में किसी अजनबी नौजवान लड़की की लाश मिली है और एक थानेदार तफ्तीश करते हुए हमारे गांव आया है तो मुझे परेशानी हुई। चौधरी कादिर बख्श ने अल्लाह रखी की बात मुकम्मल होने से पहले ही मेरा तारुफ करा दिया। ये मलिक सफदर हयात साहब हैं, इस इलाके के थाना इंचार्ज। यही इन सारे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। अल्लाह रखी ने निगाह उठाकर दुस्तीजा नज़र से मुझे देखा और एक मरतबा फिर गर्दन झुका ली। चौधरी कादिर बख्श ने चूंकि मेरा तारुफ करा दिया था इसलिए मैं फ़ौरन डायरेक्ट हो गया। मैंने अपने सामने बैठी हुई अधेड़ उम्र अफसरदा औरत को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह रखी, जब तुम्हें मांझू की ज़बानी पता चला कि चक जमाल में किसी लड़की की लाश मिली है और मैं इसी लड़की का सुराग लगाने वहां से कोटली मुराद पहुंचा हूं, तो तुमने क्या किया? चीमो का बाप तो अपनी आंखों से मजबूर है, वो गुलगीर आवाज़ में बताने लगी। इसकी बिनाई इतनी कमज़ोर हो गई है कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं देता। लोगों ने तो उसे अंधा खुशियाँ कहना शुरू कर दिया है। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुई, फिर इसी गमज़दा लहजे में इजाफा करते हुए बोली, मैंने खुशिया को घर में छोड़ा और सीधी मांजू के साथ सखी के घर पहुंच गई और वहां से मुझे एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। सखी तो इस वक्त घर में मौजूद था नहीं, लेकिन इसकी बीवी और दोनों बेटियों ने मुझे बताया कि चीमो जिस सुबह वहां गई थी इसी शाम वापस आ गई थी। उसने रिजवाना और सुल्ताना से कहा था कि उसका दिल नहीं लग रहा, लिहाजा वो वापस अपने घर जा रही है। वो लोग तो यही समझ रहे हैं कि चीमो अपने घर में है और हम मियाँ बीवी का ये ख्याल था कि चीमो अपने चाचा के घर में है।